देश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पोते और भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर जी। हम इनसे जानेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के इनकी पार्टी कितनी तैयारी कर चुकी है और आगे कितने सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश अम्बेडकर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, सवाल ऐसा है कि 4 राज्यों का इलेक्शन है जिसमें मिज़ोरम जो है वो उतना अहमियत नहीं रखता है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है उस पर मेरे ख्याल से अगला गठबंधन का काफ़ी बड़ा असर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो परसेंटेज हाई हो चुका है, मैं ये समझता हूँ कि किसी ने तो भी इसको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि टिकर पे जो न्यूज़ आई थी सुबह 10 बजे तब 10% था और अचानक ये जो परसेंटेज बढ़ा है, इसका मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तो भी किसी को तो भी स्टडी करना होगा कि 2-2 घंटे बाद जो हर पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति जाता है और वो कितने बैलेट इस्तेमाल हुए और कितने बैलेट पेपर्स अभी भी इस्तेमाल होने के बाकी है, उसके वो एक फ़िगर भेजता है। उसको मेरे ख्याल से किसी ने तो भी स्टडी करके ये जो 76% जो है, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तो भी गड़बड़ी है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। मेरा सवाल सर था ऐसा था कि आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर के भारी बहुजन महासंघ की क्या तैयारियां चल रही हैं। देखिए, हमारी तो तैयारी हो चुकी है, क्योंकि हमने एक वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो स्थापित की है और उस वंचित बहुजन अघाड़ी की हम लोग ने पिछले 4 महीने से लेकर लगातार दौरे किए हैं। सोलापुर का भी अपने वंचित बहुजन अघाड़ी का जलसा देखा, उसके बाद में औरंगाबाद का भी एक जलसा आप लोगों ने देखा है। 26 को जो है हम लोग पूना में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें जमाती इस्लाम के मौलाना साहब जो है वो मदनी साहब जो है वो उसमें उपस्थित रहेंगे। और आज हमको दिखाई देता है कि आम जनता जो है इन राजनीतिक पार्टियों से ऊब चुकी है, एक नया विकल्प चाहती है और ये नया विकल्प हम लोग दे पाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद लगता है। इसलिए हमारी इलेक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है। एमआईएम के साथ में भारी बहुजन महासंघ का गठबंधन हुआ है। इसको लेकर के क्या जनता, मतलब एक एक धर्म को लेकर के लोग मानते हैं एमआईएम का अगर देखा जाए तो एक ही राज्य में जो है उसका वर्चस्व है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक कहूँगा कि हर किसी ने अपनी राय दूसरों पर थोपना ये बंद करना चाहिए। लोग क्या समझते हैं उसकी अगर मेरे ख्याल से जिक्र होती है तो मैं अच्छी बड़ी बात वहाँ पर मानता हूँ। पहली बार ये हुआ है कि हिंदुओं में से जो छोटा तबका है ओबीसी जिसको हम लोग जानते हैं, उसको सत्ता में कहीं वर्चस्व नहीं था और उनकी ओबीसी में से जो कोई सत्ता में आया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अखिलेश हो या छगन भुजबल हो, यहाँ की सवर्ण व्यवस्था ने उनको टारगेट बनाया है। ये नहीं है कि उन्होंने गलती नहीं की, हम लोग ये मानते हैं कि उन्होंने गलती की नहीं, ऐसा नहीं, गलती की, लेकिन उनसे गलती करने वाले सबसे बड़े ज़्यादा जो है वो राजनीतिक में सवर्ण हैं, वो टारगेट क्यों नहीं है, ये चर्चा चल चुकी है। एक बात। दूसरी बात, ये जो वंचित लफ्ज़ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि सभी जगह से किसी प्रकार की मान्यता नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, और जैसे कूड़ा उठा के हम लोग फेंक देते हैं, वैसे राजनीति में, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में फेंका हुआ समाज ऐसी एक परिस्थिति है। वही परिस्थिति यहाँ के मुसलमानों की है। तो ये मानता हूँ मैं कि देश भर में ये एक पहली पहल है कि जहाँ वंचित समूह जो वो धर्म के नाम से वंचित हो या यहाँ पर समाज के नाम से वंचित हो, इनकी एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाकर सोशल आइडेंटिटी की ओर हम लोग यहाँ पर बढ़ रहे हैं और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ी कामयाब हो रहा है और लोग इस बात को
मान रहे हैं कि जब तक नई विचारधारा इस देश में नहीं आएगी तब तक ये जो बंदिश व्यवस्था बन चुकी है उससे रास्ता नहीं निकल सकता है। और इस बंदिश व्यवस्था को अगर तोड़ना है तो ये वंचित अघाड़ी ही तोड़ सकती है महाराष्ट्र में। ऐसी लोगों की धारणा अब आस्ते आस्ते बनती जा रही है। एमआईएम के साथ में गठबंधन करना, इसको क्या जनता पसंद करेगी? किस जनता की बात आप कर रहे हो? महाराष्ट्र की जनता की बात कर रहा वो तो पब्लिक मीटिंगों में उभर रही है। मैंने इसलिए कहा कि असलियत और थोपने की बात, ये दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। यहाँ के राजनीतिक दल जो है, सवर्ण दल जो है, वो ये समझते कि हम लोग थोप सकते हैं लोगों पर। मीडिया है आपके पास, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और कोई साधन है, आप थोप सकते हो अपने आप को। लेकिन जनता उसको मान रही है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आरएसएस एक धार्मिक संगठन है और धार्मिक संगठन होने के बाद भी वो राजनीति करती है, लेकिन अपने आप को बिगर राजनीतिक संगठन कहते हैं, उससे लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये तो है, मुसलमानों की बात करता है, एमआईएम मुसलमानों की बात करता है, राजनीति करता है, संविधान को मानता है, वोटिंग करता है, 2 गालियाँ देता है, 2 गालियाँ खाता भी है। तो ये समाज की रीत जो है वो उससे वो जुड़ा हुआ है। और ये बिगर समाज से जुड़े हुए लोग अब हमको सिखाना बंद कर दे, ये एक भावना बन चुकी है। जिस तरीके से एमआईएम के अध्यक्ष और उनके जो पार्टी में एमएलए, उनके छोटे भाई कट्टरवादी की जो है बात करते हैं, उसको लेकर क्या जनता संतुष्ट है? क्या उनको पार्टी को या लाइक कर? मैंने कहा ना, आपकी राय को मान्यता नहीं है। मैं इसलिए कहा कि आपके पास माइक है, टीवी है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का सेंटर है, आप लोगों को दिखा सकते हैं, इसलिए आप अपनी बात दिखा रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों की बात अलग है, आपकी सोच में और लोगों की सोच में काफ़ी बड़ा अंतर आ चुका है। आप जिसको कह रहे हैं कि ये कट्टरपंथी है, लोग उसे कह रहे हैं कि वो एक मुसलमानों की बात कर रहा है। और इसलिए हर किसी व्यक्ति को अपनी समाज और अपनी समस्या के बारे में कहने का अधिकार है। लोगों में एक दृढ़ता आई है ऐसा मुझे दिखाई देता है, लेकिन कई लोगों में ये अभी भी दृढ़ता नहीं आई है ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग कितनी भी बहस करते रहेंगे, लेकिन असली रिज़ल्ट जो है वो मेरे ख्याल से इलेक्शन में ही दिखाई देगा। इसलिए हमने जो राजनीति शुरुआत की है वो अगर लोगों की दिल की राजनीति है तो वोट में उतारेगी वो, और वोट में उतार गई तो हम सफल हो गए, ऐसा हम लोग मानेंगे। बात करें गठबंधन की कांग्रेस एनसीपी के साथ में, तो कांग्रेस एनसीपी ने कई बार आपको निमंत्रण दिया है कि आकर बैठ कर के सीट बात करें, उस पर आप हमेशा कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करना। देखिए, आप एक गलत फैलाव कर रहे हैं, आप किसी बात की जानकारी आपको नहीं है। जो 45 दिन हम लोग ने वंचित बहुजन अघाड़ी के दौरे किए, उस वंचित बहुजन अघाड़ी के दौरे के वक्त हम लोग ने कहा कि हम लोग कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन सवर्ण पार्टियां जो है वो सवर्ण पार्टियां पिछड़े वर्गों को रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहती है। आप भी सवर्णों को लगता है कि मनुवादी व्यवस्था चल रही है, लेकिन ये भूल गए कि संवैधानिक व्यवस्था इस देश में चल रही है, और संवैधानिक व्यवस्था की वजह से हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जब तक एमआईएम ने जो वंचित लोगों की आंदोलन चल रहा था और उसको जब से सपोर्ट दिया है, तब से यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टियां बौखला गई है, और बौखला जाने के बाद कह रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ में समझौता करने के लिए तैयार है। आज हम लोग कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ में समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन कतई एनसीपी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। एनसीपी ये सेक्युलर पार्टी है ऐसा हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि जो कुछ भीमा कोरेगांव में हुआ है वो एनसीपी के वर्कर उसमें शामिल थे, और जो लोग अपने पुरखों को याद करने के लिए 1 जनवरी को वहाँ पर उपस्थित हुए,
उन पर अगर खतरा होता है और वो भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर होता है, और दूसरी बात ये जो महाराष्ट्र की जो सरकार चली है ये एनसीपी के ही बदौलत चली है, तो जिनका निशाना सीधा है कि भैया राजसत्ता के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो उन पार्टियों के साथ हम लोग ने जाना पसंद नहीं किया। पार्टी हमारी भूमिका की है। कांग्रेस वाले भी सत्ता की बात करते हैं, हम लोग कांग्रेस वालों से कहा कि सत्ता की बात की सवाल नहीं है, आरएसएस से लड़ने का पहला एजेंडा बनाइए, क्योंकि आरएसएस हम लोग इस देश की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि जो दोबारा मनुवाद लेना चाहती है, और हम लोग ने जो है वो मनुवाद के खिलाफ आंदोलन करके उसको ख़त्म करवा दिया है। तो आप एजेंडा पे आइए। राजनीतिक सत्ता है तो आज हम लोग ये कहते हैं कि हमको राजनीतिक सत्ता ले आनी है तो हम अपने बलबूते पे ले आएंगे, उसके लिए हमको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। समझौता अगर करना है तो समझौते का जो मसूदा जो है 5 साल के लिए सत्ता में क्या किस प्रकार की सत्ता होगी, सत्ता किस प्रकार से निभाई जाएगी, लोगों के हित की क्या बात होगी, ये जब तक तय नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक समझौता नहीं है। नहीं तो आज एनसीपी और कांग्रेस का समझौता, ये 2 पार्टियों का समझौता मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि एनसीपी जो है वो कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भी लड़ रही है, मध्य प्रदेश में भी लड़ रही है और गुजरात में भी वहाँ पर लड़ रही है। ये तो एक जाति 2 अलग अलग पार्टी में है, मराठा कांग्रेस में भी है और मराठा एनसीपी में ही है। ये जातियों का गठबंधन है और जातियों के गठबंधन को हम लोग सपोर्ट नहीं करते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान अपने एक बयान में कहा था कि मेरी मंशा है प्रकाश आंबेडकर जी महागठबंधन की तरफ से सांसद बने। ये वापस मनुवादी विचारधारा है, ऐसा मैं कहता हूँ। संसद में जाना न जाना ये उस व्यक्ति की बात है, और दूसरा जो है संसद में भेजना या ना भेजना ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। 17 लाख वोटर होते हैं, 17 लाख वोटर में से आपको 3, 3.5 या 4 लाख वोट मिले तो लोग ही भेजते हैं। तो ये जो मनुवादी व्यवस्था है, इस मनुवादी व्यवस्था और मानसिकता के खिलाफ की हमारी लड़ाई है। इसलिए हम दान देने वाले हैं और आप लेने वाले हो, ये जो भावना है इस भावना को हमको मानते नहीं है। और हमेशा समता की बात हम लोग करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, बराबर की बात करते हैं और इज्जत की बात करते हैं। तो अशोक चौहान को ये मैं कहूँगा कि जब चाहूँगा तब मैं उनको गिरा सकता हूँ, क्योंकि आज नहीं पहले दिनों से हमारे पास इतनी ताकत है कि हम लोग उनके खिलाफ के कैंडिडेट को अगर एक इशारा भी कर दिया कि भैया आपको उस तरफ जाना है, तो ये मैं समझता हूँ कि 50% के ऊपर लोग जो है वो उस तरफ चले जाएंगे और अशोक चौहान भी रास्ते के फ़कीर रह जाएंगे। इतना ही उनको सलाह दे रहा हूँ कि कोई किसी को भेजता नहीं है, लोग भेजते हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। बीच में एक अपने बयान में राष्ट्रवादी पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि एनसीपी के समर्थन से प्रकाश आंबेडकर जी सांसद बने हुए हैं। अच्छा है कि पागलपन की एक हद होती है। मैं इसलिए पागलपन की हद कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त जब कांग्रेस का समझौता हुआ था तो सीताराम केसरी थे और सीताराम केसरी के साथ में समझौता हुआ था। शरद पवार हमारे मकान पे आए थे और कह रहे थे कि इसमें शामिल हो जाओ, हमको इसमें शामिल कर दो। मैंने कहा शामिल करना ये हमारा वर्क नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आप सीताराम केसरी से जाके मिलिए, सीताराम केसरी ने आपको हरी झंडी बताई तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। तो इसलिए इनका जो कहना है पहला हिस्सा अलग है, दूसरा जो बात है वो जो है वो इन्होंने सोनिया गांधी के मुद्दे पर जो है वो अलगपन अपनाया था और अपनाने के बाद इनकी एक एनसीपी पार्टी बनी थी। एनसीपी का उम्मीदवार मेरे खिलाफ कैंडिडेट करके अकोला कॉन्स्टिट्यूंसी में था। ये मेरे ख्याल से शरद पवार भूल गए कि उनका कैंडिडेट मेरे खिलाफ था और उनके कैंडिडेट के खिलाफ हमने भी कॉन्टेस्ट किया और हम जीत आए। तो वो उसमें उनकी बात जो है मैं समझता हूँ कि
उम्र होने के बाद थोड़ी सी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। बात करें कि मराठाओं के, तो इस समय मराठा आरक्षण को लेकर के राजनीतिक गरमाई हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण मैंने जैसे कहा, मांगना हर किसी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ डिसीजन दिए है, उस डिसीजन के दायरे में अगर आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देने में कोई एतराज़ नहीं है। अब मैं इतना ही कहूँगा मराठा समाज से कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा है, उस दायरे में अपने आप को बिठाने की वो कोशिश करे, ताकि उनको आरक्षण मिले। बात करें भीमा कोरेगांव में, जिस तरीके से वहाँ पर घटना घटी और पूरे राज्य में वो लोगों का आक्रोश बढ़ा, और सीएम ने एक जांच की टीम बैठाई, और लोगों की मांग है कि भी जो है गुरुजी भिड़े जी जो नाम से हैं, उनका हाथ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। देखिए, अगली सरकार जो आएगी वो कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा और आपके माध्यम से भी कहता हूँ, जो 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव गए थे, वो कोई मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। शिवाजी के साथ में जिन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई की, उनके हथियार जो है वो पेशवाई ने निकाल दिए थे। उनमें रोष था, गुस्सा था, और इसलिए उनकी लड़ाई जो है वो पेशवाई के खिलाफ की लड़ाई थी। ब्रिटिशों के कुछ अधिकारी उनके साथ में थे और उन्होंने पेशवाई वहाँ पर ख़त्म की। जो गुलामी की व्यवस्था पेशवाई में आई, उससे हमको मुक्तता मिली, और उस मुक्तता जिन्होंने मिलाई उसकी याद में वो गए थे। तो एक भावनिक इशू है, ऐसा मैं मान के चलते, भावनात्मक संबंध है उस जगह की वजह से। और वहाँ उनको मारने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, तो ये आरएसएस के हिंदू संगठन हैं। हिंदुओं में 2 विचारधारा है। एक विचारधारा वैदिक मनुवादी विचारधारा है, और दूसरी जो है वो संतों की विचारधारा है। आम पब्लिक जो है वो संतों की विचारधारा मानता है, लेकिन ये जो सवर्ण समाज जो है, ये सवर्ण समाज वैदिक मनुवादी व्यवस्था को मानता है कि जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। सत्ता पर जो बैठे हुए हैं वो मनुवादी वैदिक व्यवस्था को मानने वाले हैं, और इसलिए मैं उनसे आगाह करता हूँ कि गलती हुई है, आप इसको मान दीजिए। अगर नहीं हुई तो जिस तरह से सैलाब पूरी महाराष्ट्र में दिखाई दिया 2 और 3 जनवरी को, उसी तरीके का सैलाब जो है वो इलेक्शन में दिखाई देगा। सत्ता अपने हाथ में लेगा, और जिस किसी ने उस पर पथराव किया, जिस किसी ने उसे अपने पुरखों को याद करते समय रोकने की कोशिश की, उसके खिलाफ वो कार्रवाई ज़रूर करेगा। ये 2 सवर्णों की सरकार है ऐसा मत मानिए, ये एक अलग विचारधारा की सरकार बनने जा रही है, आने जा रही है, और इसलिए सरकार ने शांतिपूर्वक व्यवस्था रखने के लिए सभी को जो उसमें सहयोगी है, जिन्होंने पथराव किया है, उनको सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जाते जाते देवेंद्र फडणवीस ये कार्रवाई करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। अगर 2019 में भारी बहुजन महासंघ एमआईएम की अगर सत्ता आती है, या गठबंधन किसी से करते हैं, सत्ता में शामिल होते हैं, तो गुरुजी भिड़े, संभाजी भिड़े जी के ऊपर क्या सरकार कार्रवाई करेगी? देखिए, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होगी, किसी को पर्सनली टारगेट नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में अगर कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है, और वो उल्लंघन किया हुआ कानून क्रिमिनल लॉ में बैठता है, तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी, किसी पर बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष कांग्रेस और एनसीपी सत्ता पद से हमेशा मांग करती रही कि भिड़े के खिलाफ कार्रवाई हो,
तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष ने कभी इस मांग को नहीं की, ना आज भी कर रही है। विपक्ष भी भिड़े को बचाने में लगा हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो एनसीपी हो। वो नहीं चाहती कि संभाजी भिड़े या मिलिंद एकबोटे दोनों हो, उस पर कार्रवाई हो, अरेस्ट हो। कांग्रेस और एनसीपी कतई नहीं चाहती है। ये वंचित समूह जो है, आलूतेदार और बलूतेदार के नाम से जाना जाता है, वो ही इस मांग को उठा रहा है कि भैया भिड़े पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हम पर हमला किया। बात करें अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो इस समय देश में बहुसंख्यकों को लुभाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी हर चुनाव में मंदिर मंदिर जा रहे हैं पूरे स्टेट में। उसको लेकर एक बार आपने उनको तंज भी कसा था, उसको लेकर अभी क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो मोदी जी इस चक्कर से अगर बाहर आएंगे तो मेरे ख्याल से उनको असलियत दिखाना शुरुआत करेंगे। उनकी जो लड़ाई है उड़ीसा में जो है वो नवीन पटनायक के साथ में है, बंगला में है उनकी लड़ाई जो है ममता बनर्जी के साथ में है, हरियाणा में जाएंगे तो उनकी लड़ाई जो है वो चौटाला बंधुओं के साथ में है। वो अगर महाराष्ट्र में आते हैं तो उनकी लड़ाई जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ में है। कर्नाटक में जाएंगे तो उनकी लड़ाई जो है अभी गठबंधन में दिखाई देता है, लेकिन देवगौड़ा के साथ में है। केरला में जाएंगे तो सीपीएम सीपीआई के साथ में। तमिलनाडु में जाएंगे तो वो डीएमके या एआईडीएमके और रीजनल फ्रंट है उनके साथ में। मुझे कहीं भी उनकी लड़ाई कांग्रेस के साथ में दिखाई नहीं दी थी, सिर्फ 2 राज्यों के अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उत्तर प्रदेश में जो है उनकी लड़ाई शायद लोकदल से होगी, बीएसपी से होगी, या अखिलेश यादव का जो एसपी है उससे होगी। तो ये जो भूल भुलैया और नासमझ बीजेपी की सरकार दिखा रही है, उससे ही ये पता चल रहा है कि उन्होंने ये मान दिया है कि राहुल गांधी को ही रोकने का काम है। बाकी के जितने नेता है मध्य प्रदेश में छोड़कर, वेस्ट बंगाल में ममता जी को आने दो, उड़ीसा में जो है वो नवीन पटनायक को आने दो, तमिलनाडु में जो है वो डीएमके जो कुछ करे उसको आने दो, कर्नाटक में जो है उनके आने दो। तो ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने लड़ाई होने के पहले ही अपनी हार मान ली है, ऐसा मैं मानता हूँ। और इसलिए 2 राज्यों की उनकी लड़ाई चल रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहाँ कांग्रेस की थोड़ी सी इज्जत बाकी है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से रूबरू होंगे प्रकाश अम्बेडकर जी से। बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका बदला हम लेके ही रहेंगे। अरे ये क्या देख रहे हो भाई लोग? सुनो भाई, ये देखो कल मैं किससे मिलके आया। ओ तेरी, बता। क्या बात है यार, ये कैसे हुआ? ये देख, ऐसे। अरे ये तो, और सुनो, ये जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, वो भी किसी ने ऐसे ही मॉडिफाई किया है। किसी भी फोटो और वीडियो को देख के ना बेवकूफों की तरह बहक मत जाना, समझे? भाई डिलीट कर उसे। तू चाय पिला, आजा। क्या चाय पिला है? सोशल मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित भारत। जय हिंद। नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हुए हैं प्रकाश अम्बेडकर के साथ में। हम चलते हैं उनके पास। प्रकाश अम्बेडकर जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कोई कार्य नहीं चल रहा है इनका, कोई योजना नहीं है, किसी प्रकार से लोगों के लिए लगाव नहीं है। आज जिस तरह से अकाल है,
और बम्बई जैसे शहर में भी पानी की समस्या बढ़ने की काफ़ी बड़ी उम्मीद है। नवंबर ख़त्म नहीं आया है तो जितने भी बम्बई के डैम्स से पानी आता है 76% ही पानी है। बम्बई छोड़ के बाकी के इलाकों में बारिश कम हुई, ये बात सही है, लेकिन बम्बई में जो है वो बारिश बराबर हुई, लगातार हुई और एवरेज जो है वो हो गया है। लेकिन जो प्लानिंग चाहिए थी सरकार की, नियोजन चाहिए था, वो सरकार का नियोजन दिखाई नहीं देता है और इसलिए मेरे ख्याल से पानी के लिए पहली बार मार्च के बाद लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है, ऐसा हमको एक परिस्थिति है। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी पूरे राज्य में आंदोलन कर रही है, लेकिन प्रतिसाद उनको मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से प्रसाद मिलना चाहिए उस तरीके से प्रसाद नहीं मिल रहा है। देखिए, सवाल ये है कि एक चोरों की टोली दूसरी चोरों की टोली के खिलाफ लड़ रही है, तो लोगों को तो मालूम है दोनों भी चोर है, इसलिए उन चोरों की टोली के साथ में नहीं है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि लोग हमारे साथ में अपनी रोटी लेके आते हैं, अपनी व्यवस्था लेके आते हैं और जितने भी हमारे आंदोलन है उसमें लोग सहयोग देते हैं और अपने खर्चे से आते। कोई किसी को गाड़ी नहीं भेजता, कोई किसी को चाय भी नहीं पिलाता, ना किसी को हम लोग वड़ा पाव भी देते हैं। तो लोग अपने आंदोलन शुरुआत की है, तो ये एक बड़ा बदलाव है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ये संकेत भी है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ में लोग नहीं हैं। सत्ता में, केंद्र और राज्य की सत्ता में रहते हुए भी भाजपा का विरोध करने वाले शिवसेना अभी 25 तारीख को उद्धव साहब अयोध्या जा रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है? कोई अगर गुजर गया तो उसको अस्थि लेके भी वो इलाहाबाद चले जाता है, तो आप ये अपनी अस्थि लेके अयोध्या जा रहे हो और उसमें कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं है। अस्थियों का ही ये सामान लेके जा रहे हैं, मैं दूसरा और कोई नहीं देखता हूँ। इस समय देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर के सियासत छिड़ी हुई है और सारी पार्टियां इस समय राम मंदिर का मुद्दा लेकर भाजपा के ऊपर हमला बोल रही हैं। मैं इसमें पार्टियां क्या करती है उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ, लेकिन लोगों में दिलचस्पी ज़रूर रखता हूँ। लोगों की चर्चा यही है कि गांव के राम मंदिर को नहीं देख पा रहे तो वो बड़े राम मंदिर को क्या देखेंगे। तो ये जो लोगों की भावना है कि उनका कोई लगाव इन पार्टियों के मुद्दों से नहीं है, भगवान के साथ में उनका लगाव ज़रूर है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस भगवान के नाम से जो राजनीति करना चाह रहे हैं उससे कोई लगाव लोगों का नहीं है। तो क्या 25 तारीख को उद्धव साहब ठाकरे जो अयोध्या जा रहे हैं उसको लेकर भाजपा पर क्या दबाव आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? ऐसा देखिए, दबाव की राजनीति भाजपा भी है, भाजपा क्या करेगी हमको मालूम नहीं है और शिवसेना भी क्या दिखाना चाहती ये भी स्पष्ट नहीं है। क्या उनके पास उतनी ताकत है कि वो अयोध्या में जाके राम मंदिर बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ये तो मेरे ख्याल से जुमलेबाजी जैसे मोदी जी कर रहे हैं, वैसे ये राम मंदिर पर भी ये जुमलेबाजी शिवसेना की है, इससे ज़्यादा अहमियत है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। भारी बहुजन महासंघ की राम मंदिर को लेकर क्या मंशा है? देखिए, धर्म की राजनीति हम लोग कभी करते नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी इंसानों के सवालों को लेकर राजनीति करती है। धर्म उसका एक व्यक्तिगत मामला है और उस व्यक्तिगत मामले में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दखल देना ये हम लोग मानते नहीं है और इसलिए धर्म के राजनीति पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग मानते हैं। कोर्ट का फैसला जो आएगा जो सभी ने मानना चाहिए। लगातार भाजपा की सरकार पर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना दबाव बना रहा है कि इस जो है इसको अध्यादेश लेकर के राम मंदिर का निर्माण किया जाए। देखिए, जब तक लोगों का रुझान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये कितने भी चिल्लाते रहे, गीदड़ों की तरह भी अगर ये चिल्लाते रहे तो भी इनका कोई नहीं होगा, क्योंकि लोगों का रुझान जब नहीं होगा तब तक क्या करने। यही मुझे दिखाई देता है कि इनका खोखलापन दिखाई देता है।
राजनीतिक स्तर पर इनका खोखलापन दिखाई देता है कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी शहरी नक्सलवादियों की बात कर रहा है और आरएसएस जो जिसके पास बुद्धि है ही नहीं, बुद्धू है ऐसा मैं मान के चलता हूँ आरएसएस, वो आप राम मंदिर का मुद्दा निकाल के चलिए। खोखलापन और दूसरी तरफ जिसके पास बुद्धि नहीं, ऐसा अगर संगम हुआ तो देश का बेड़ा ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सितंबर में आपने एक बयान दिया था कि देवेंद्र फडणवीस सरकार अक्टूबर तक रहेगी। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, क्योंकि हम लोग कभी भी राजनीतिक प्रिडिक्शन नहीं करते किसी व्यक्ति के बारे में, और ऐसा प्रेडिक्शन करना इसका मतलब ये है कि आप ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखना। मैं ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखता। अभी हाल ही में एक आपका बयान आया कि भीमा कोरेगांव में जो घटना हुई है उसके जिम्मेदार सीएम और गृह राज्य मंत्री और वहाँ के पालक मंत्री गिरीश बापट हैं। नहीं, आपने गलत सुना। मैंने अभी कैसा बयान नहीं दिया था। मैंने यही कहा था कि उसके जिम्मेदार जो है वो मिलिंद एकबोटे और संभाजी भिड़े है। हाँ, इतना ज़रूर मैंने कहा था कि दोनों को बचाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं और उनके दबाव में देवेंद्र फडणवीस भी लगा हुआ है। कल भी जो कोर्ट के सामने न्यूज़ आई, अब मीडिया भी हमसे इतना डरने लगा है कि गलत और अनसन अब बकना शुरुआत किया है उसने भी। कमीशन के सामने का कल का जो मुद्दा था कि कमीशन की एक कंडीशन है, टर्म ऑफ रेफरेंस है कि कहीं सरकार ने कार्रवाई करने में कुतराई हुई है क्या, कमी हुई है क्या। तो उसके लिए हम लोग ने 2 अर्ज कमीशन के सामने रखे थे कि अगर इस नतीजे पे पहुंचना है कि सरकार की तरफ से अगर कोई कुतराई हुई है, कोई कमियां हैं, तो हमने कहा था कि सरकारी अधिकारियों की हमने लिस्ट दी थी कि इनको बुलाना चाहिए। और दूसरा जो है वो पॉलिटिकल व्यक्ति जो है, जो निर्णय लेते अधिकारी के साथ में, उनकी एक सूची होनी थी, उस पर बयानबाजी थी और उसी पर कमीशन ने सुना। लेकिन अखबार से लेके सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ये कहा कि भैया मैंने जो है वो एकबोटे का और भिड़े का नाम ही नहीं लिया, उनको छोड़ ही दिया है। तो मेरे ख्याल से मीडिया भी अब डरने लगी है कि कहीं ये वाक़या भी अब सत्ता में आ रहे या नहीं आ रहे, सत्ता में आ रहे क्या, और इसलिए जितना बदनाम कर सके उतना बदनाम करने की जो कोशिश मीडिया और ये कर रही है। मैं मीडिया से कहूँगा कि आप जितना मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे कर लीजिए, लेकिन जो राह हम लोग ने लोगों से ली है या जो राह हम लोग ने तय कर लिया है वो मेरी अकेली की राह नहीं है। ये वंचित समूह जो है, उस वंचित समूह की राह है कि हम लोग अब वंचित रहेंगे नहीं, सत्ताधारी बनेंगे। उनकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। तो आपके बदनामी से मुझे कोई फ़र्क नहीं होता, इतना ही मैं आपसे कहूँगा। भारी बहुजन महासंघ और एमआईएम के जो अलायंस हुए, जो भी उनको दोनों के बीच में अलायंस हुई है, कितनी सीटों को लेकर के दोनों पार्टियां अलग लड़ लेंगी? ये हमारा अलायंस जो है, देखिए कि वो सीटों का अलायंस नहीं है। एक जैसे कहा कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे से लेके हम लोग वंचित बहुजन अघाड़ी चल रहे थे, और धर्मों के हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ लिंगायत समाज जो है वो भी अपने आप में महसूस कर रहा था कि भाई जिस बसवेश्वर को मैं मान रहा हूँ उस बसवेश्वर को यहाँ की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो अपने आप को भी एक वंचित समूह करके जान रहा था। मुसलमानों की तरफ जिस तरह से रवैया रहा है सरकार का, और जिस तरह से दमन की राजनीति उनके खिलाफ हुई, तो उनका भी ये था कि भी हम तो इस व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं देते। और मैंने जैसे कहा कि हिंदू समाज के अंदर जो एक तबका है सदियों से वंचित रहा है,
वो भी अपने आप से लड़ रहा है। तो इन तीनों का जो गठबंधन है वो सीट राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन सोशल गठबंधन है कि, और वो सोशल गठबंधन ये है कि भी अपना वंचित जो है जिससे हम लोग सभी से मुकर्रर है वो व्यवस्था हम लोग बदलना चाहेंगे और उसके लिए हम लोग ने इकट्ठा आना चाहिए। तो ये सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है, इकट्ठा आने की कोशिश है, और जब कभी इलेक्शन आएगा तब बंटवारे की बात होगी। और मैं समझता हूँ कि इस बंटवारे को लेके कहीं किसी में गिलवा शिकवा होगा, ऐसा हम लोग नहीं मानते। केंद्र की मोदी सरकार ने SC ST में अध्यादेश ला करके बड़ा बदलाव किया हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में। तो आपको ये नहीं लगता कि अपने OBCO या ST ST को लुभाने की कोशिश हो कर रहे हैं? देखिए, पहले ही सुप्रीम कोर्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अपनी बयान दी कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय गलत था, आर्टिकल 14 के खिलाफ था। किसी पुलिस स्टेशन की कार्रवाई 6-7 कानून के मुताबिक होती है, ED की कानून होती है, इनकम टैक्स की कानून होती है, IPC के अंदर की कानून होती है, और एट्रॉसिटी एक्ट के कानून होती है। आपने उनमें से सिर्फ एट्रॉसिटी एक्ट को उठाया और कहा कि इसके अंदर अगर कंप्लेंट आई तो आपको किसी को अरेस्ट नहीं करना है, पहले प्री जांच करनी है और जांच के बाद आप आगे की कार्रवाई कर सकते हो। तो ये प्री कंडीशन लाना सभी एक्ट में अगर ले आते तो मैं समझता कि हर व्यक्ति कानून के बराबर है, लेकिन एक एक्ट के अंदर आप कहेंगे कि प्री जज करना है और दूसरों में आप कहोगे कि प्री जज नहीं होगा, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है। और इसलिए सरकार को दुनिया के सामने, देश के सामने की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के सामने जो डेमोक्रेसी हम लोग करते हैं और साथ साथ ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ इक्वालिटी है, उस इक्वालिटी को रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए सरकार को जो है अध्यादेश लाना ज़रूरत थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और भारत भी इंटरनेशनल ट्रीटी को मानता है कि हम इक्वालिटी फॉलो करेंगे, और जब कभी हम लोग इक्वालिटी नहीं फॉलो करेंगे, जो सुविधा है वो सुविधा हमको मिलेगी नहीं। तो अपने आप को बचाने के लिए मोदी सरकार ने ये संशोधन किया हुआ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार हमेशा कहते हैं कि मोदी सरकार संविधान में बदलाव लेना चाहती है, उसको बदलना चाहती है। ये बात कभी एनसीपी नहीं की, ये तो हम लोग ने ही शुरुआत की कि देश बचाओ संविधान बचाओ। ये आप मुहिम जो है देश बचाओ संविधान बचाओ की जो मुहिम है देश भर पहुंच गई, और लोगों के सामने ये बात आई कि नहीं, सही तौर से बीजेपी RSS की सरकार संविधान में बदलाव लेना चाहती है या ख़त्म करना चाहती है। तो लोगों का रुझान जो है इस आंदोलन के साथ हो गया, और फिर अपनी रोटियां सेकने के लिए सब राजनीतिक पार्टियां भी वही स्लोगन दे दिए, देश बचाओ संविधान बचाओ। आगे का भारतीय बहुजन महासंघ का पड़ाव क्या होगा, और क्या महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जो है वो रुकेंगे, ये 3 राज्यों का रिजल्ट के लिए। देश की राजनीति में कभी भी शुरुआत कर सकता हूँ, बाबा साहब का पोता हूँ, इसलिए सभी राजनीतिक नेताओं से 2 कदम मैं आगे चलता हूँ। मुझे अपनी सिद्धता करने की ज़रूरत नहीं होती है, बाबा साहब के पोता होने की वजह से वो सिद्धता मुझे मिलती है। मेरी काबिलियत है या नहीं, ये मुझे सिद्धता करनी पड़ती है। तो ये काबिलियत तो मैंने कई बार सिद्धता की है, तो मैं ऑल इंडिया की राजनीति कभी भी अपने हाथ में ले सकता हूँ, और उसमें आज तक मैंने अपने आप को रोक के रखा है। लेकिन अगर कोई ऑल्टरनेटिव बीजेपी RSS को दिखाई नहीं देता है तो शायद मेरे ख्याल से वो नेतृत्व भी करने के लिए मैं तैयार हूँ। बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया
मायावती जी हैं, क्या फ्यूचर में या भविष्य उनके साथ में आपका भारी बहुजन समाज का गठबंधन होगा? बीएसपी बाबा साहब के विचारों पर चलती नहीं है। अगर चलती तो शायद मेरे ख्याल से दुश्मनी की राजनीति वो शुरुआत नहीं करती। बाबा साहब ने कभी भी यहाँ की सत्ता की व्यवस्था बदलते समय ये नहीं कहा कि भैया हम सवर्णों को कैद करेंगे। उन्होंने यही कहा कि भैया सभी को यहाँ से अपने आप में बदलना चाहिए, इंसानियत की व्यवस्था हम लोग ले लानी चाहिए और इंसानियत यहाँ पर बरकरार करने के लिए हम लोग ने कोशिश करनी चाहिए। ये जो बाबा साहब की विचारधारा थी, इसके खिलाफ आरएसएस, इसके खिलाफ बीएसपी है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो नीचे है उसको हम ऊपर लाएंगे और जो ऊपर है उसको हम नीचे ले आएंगे। तो ये तो दुश्मनी की बात है। बाबा साहब ने कभी दुश्मनी की बात कही थी? तो इसलिए बीएसपी बाबा साहब के विचारधाराओं से चलती है ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं है। और अगर वो सोचती तो शायद मेरे ख्याल से बेचने का काम नहीं होता। और जिस तरह से गुजरात में और कर्नाटक में लोगों ने डिपॉजिट भी नहीं बचाए या 1000 वोट भी नहीं मिले, उससे मेरे ख्याल से संकेत हो चुका है कि गुमराह करने की राजनीति का वक्त अब ख़त्म हो चुका है और लोग अपनी हिफाजत करने के लिए अपना निर्णय ले सकते हैं। यही उन्होंने इन 2 राज्यों से बीएसपी को नकारते हुए अपना एक इतिहास बता दिया है, ऐसा मैं मानता हूँ। एक समय था जो आपके साथ में पैर से पैर, पाँव से पाँव मिलाकर चलते थे, केंद्रीय सामाजिक राज्य मंत्री रामदास अठवले। आज आपके ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि रामदास अठवले हमेशा किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े रहे। वो हम लोगों के साथ कभी थे नहीं। वो हमेशा गुलाम की तरह बने रहे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में। और हम लोगों की जो लड़ाई है वो इस गुलामी की विचारधारा के साथ है कि भैया इंसानियत यहाँ पर रहनी चाहिए। कोई किसी को गुलाम बनाना चाहे तो भी उसको विरोध हम लोग करते हैं। तो उनका कहना कितने लोग सीरियसली लेते हैं ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जहाँ तक लोगों ने उनको कभी इलेक्शन में 1000 के ऊपर वोट नहीं दिया, वो मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात होती है पॉपुलैरिटी की। लेकिन मैंने जैसे आरोप किया कि सवर्णों को अपनी सवर्णता बताने के लिए, बचाने के लिए दूसरों में ब्रिटिशों की राजनीति जो चलती थी, फूट डालो और राजनीति करो, वही सवर्णों की राजनीति दुर्भाग्य से इस देश में आ चुकी है। और इसलिए अब मैं कहीं ना कहीं तो भी ये पिछड़े वर्गों में सवर्णों के खिलाफ एक नाराज़ी तो है, लेकिन नफ़रत की भावना ज़्यादा पैदा होते दिखाई देती है। मैं ये मानता हूँ कि सवर्णों ने इस राजनीति को भी समझना चाहिए कि नफ़रत की भावना जब पैदा होती है तो वो क्या रुक लेगी ये पता नहीं है। और आज यही नफ़रत की भावना जो है वो सवर्णों की राम मंदिर के निर्माण की जो राजनीति चली है उससे उसने अपने आप को अलग रखा है। बात करें रामदास अठवले जी की तो दक्षिण मध्य से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। ये हर कोई व्यक्ति घोषणा कर सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं अगर चाहूँ मुझे ना दिल्ली से लड़ना है तो मैं यहाँ से बैठ के कहूँगा मैं दिल्ली से लड़ रहा हूँ, तो उसमें कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता। जैसे आपने कहा कि उन्होंने 1000 वोट से कभी वोट नहीं लिया, तो क्या इस बार वो लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वोटर क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसलिए इलेक्शन होने तक रुकना चाहिए कि लोगों ने क्या किया ये देखने के लिए, तब मेरे ख्याल से इलेक्शन के ऊपर अपन अपनी कमेंट दे सकते हैं। और इसलिए 3-1 महीने में लोकसभा का चुनाव होगा ऐसा हमको लगता है। तब तक रुकिए, देखेंगे लोग क्या करते हैं उनके साथ में। एक आखिरी सवाल आपसे कि 2019 में केंद्र और राज्य में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बदलाव तो ज़रूर है। अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मैं रहता तो ये ज़रूर कहता, दावे के साथ कहता, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्यों में बीजेपी को रगड़ के रख देता। राजनीति में हेकड़ी कभी चलती नहीं है।
राजनीति में हमेशा स्वभाव के आपको इंसान जीतना चाहिए। जिस तरह से राजनीति दिखाई देती है उस तरह की राजनीति मैं समझता हूँ कि एक होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। और इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी रोष है, सही है, रोष है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके खिलाफ कौन है? कि जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ तो और भी रोष है लोगों का। तो ये दो रोषों की टक्कर है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ये मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो 2016 से कह रहा था कि कांग्रेस के खिलाफ का जो रोष है वो कम नहीं होगा। लोगों को आज भी है कि भैया जिस रास्ते से हम लोग जाना नहीं चाहते थे उस रास्ते पर भेजने वाली यही है, हम इसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी समझौते की राजनीति मध्य प्रदेश में करती, मध्य प्रदेश के कई दल है कि जिसकी अपनी एक ताकत है, उनके साथ में अगर होता तो शायद मेरे ख्याल से एक बदलाव की बात होती। वही छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे दल जो है उनके साथ में बैठ के अगर समझौते की राजनीति होती तो ये जो अनिश्चितता जो राजनीति में दिखाई देती है वो ख़त्म हो जाती है और सीधे सीधे दिखाई देता कि बीजेपी हार रही है और ये जो कांग्रेसी फ्रंट जो है वो जीत रहा है। एक चलते चलते आखिरी सवाल है कि इंदू मुहिम बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक को लेकर के भाजपा लगातार ढिढोरा पीट रही है कि हमने इतना बड़ा स्मारक है पूरी दुनिया में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ढिंढोरा पीटना इस सरकार का तो काम ही है, असलियत में कुछ करती नहीं है। ये इलेक्शन तक ढिंढोरा पीटते रहेगी और इनकी सरकार चले जाने के बाद भी ये ढिंढोरा ही पीटेंगे कि हमने ये किया वो किया और कुछ करेगी नहीं सर। तो इनको जो है ढोल बजाना ही आता है, उस पर नाचना नहीं आता। तो ये हमारे साथ में थे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पोते जी प्रकाश अम्बेडकर, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढिढोरा पीट रही है और उनका योजना कहीं भी पूरे देश में दिखाई नहीं दे रहा है और आने वाले 2019 में देश में और राज्य में बड़ा बदलाव होगा। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।